काला सागर खोल रहा है। समुद्र में रूस और यूक्रेन के बीच पोर्ट युद्ध शुरू हो गया है। यूक्रेन और रूस दोनों देशों ने एक दूसरे के पोर्ट को तबाह करने के लिए बारूदी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह वो जंग है जो किसी भी वक्त एटमी युद्ध में बदल सकती है। अब सवाल यही है कि आखिर ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन में पोर्ट वॉर क्यों शुरू हुई, इसका कारण क्या है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। इस्तांबुल में जिस वक्त रूस और यूक्रेन में तीसरे दौर की बैठक चल रही थी, जिस वक्त युद्ध विराम को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी, उसी वक्त रूस और यूक्रेन में पोर्ट युद्ध शुरू हो गया। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के पोर्ट को तबाह करने में जुट गई। यूक्रेन ने रूस के कई बंदरगाहों को टारगेट किया, तो बदले में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट को दहला दिया। वार्ता के दौरान ही रूस और यूक्रेन में पोर्ट युद्ध क्यों शुरू हुआ, इस भयावह जंग के क्या मायने और मतलब हैं, दोनों देशों में शुरू हुए पोर्ट युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पोर्ट वॉर का पहला चैप्टर देखिए। युद्ध का यह पहला अध्याय यूक्रेन के हमले से जुड़ा है। आधी रात को यूक्रेन ने रूस में बमबारी और ड्रोन वर्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूक्रेनी फोर्स ने एक साथ रूस के कई शहरों में जबरदस्त तबाही मचाई। सोची, क्रास्नोदर और सेवास्तोपोल, ब्लैक सी से लगते इन तीनों रूसी प्रांतों में रूस के बंदरगाह मौजूद हैं। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने इन तीनों पोर्ट पर एक साथ धावा बोला। आधी रात को तीनों पोर्ट पर सीरियल विस्फोट किए गए। ये वो धमाके थे जिससे क्रेमलिन भी दहल गया। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के हमलों के सामने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ फेल हो गए, बल्कि कई मिसाइलें भी मिसफायर हुई। और अब सवाल यही है कि आखिर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम क्यों फेल हो गए, वो अपने पोर्ट की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए। दरअसल यूक्रेन ने रूस में 200 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। हमले शुरू होते ही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। एयर डिफेंस ने ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। चूंकि यूक्रेन ने 200 ड्रोन दागे, इसलिए रूस के एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ भ्रमित हो गए, बल्कि उसमें खराबी भी आ गई। इसके बाद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम गलत दिशा में मिसाइलें फायर करने लगे। रूसी एयर डिफेंस की कई मिसाइलें रूसी शहरों में ही गिरी। मिसाइल विस्फोट की वजह से रूसी शहरों में जबरदस्त तबाही हुई है। इस तस्वीर को देखिए, यह रूस के सोची की तस्वीर है। रूसी एयर डिफेंस ने मिसफायर किया तो मिसाइल सोची में ही गिर गई। जोरदार ब्लास्ट हुआ, हमले से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। रूस के एयर डिफेंस तब फेल हो गए जब यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने सबसे भीषण हमला रूस के क्रास्नोदर में किया। यहां रूस के 2 पोर्ट को टारगेट किया गया। क्रास्नोदर के सोची में एक के बाद एक 5 जबरदस्त धमाके हुए। यूक्रेन के हमले में सोची बंदरगाह का एक हिस्सा बर्बाद हो गया। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने सोची में रूस के रेल ब्रिज को तबाह कर दिया। सोची एयरपोर्ट पर मौजूद रूस के ऑयल डिपो में भी आग लग गई। यूक्रेन के हमले की वजह से क्रास्नोदर के नोवरोसिस्क पोर्ट में भी आग लग गई। यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवास्तोपोल पोर्ट पर एक के बाद एक सीरियल अटैक किया। हमले में रूस की ब्लैक सी फ्लीट को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है।
यूक्रेन ने रूस के पोर्ट को दहलाया तो भड़की पुतिन सेना ने यूक्रेन के एकमात्र बंदरगाह पर बारूदी वर्षा की। रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने समंदर से ओडेसा पोर्ट पर मिसाइलों की बरसात की। रूस के हमलों की वजह से ओडेसा पोर्ट पर एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। पोर्ट पर मौजूद यूक्रेनी फोर्स के कई ठिकाने बर्बाद हो गए। रूस के हमले में यूक्रेन का एक एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो गया। रूस ने नेटो के उन हथियारों को जलाने की कोशिश की जो हाल ही में ओडेसा पोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि रूसी सेना नेटो के हथियार को तबाह कर पाई या नहीं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। अब सवाल यह है कि आखिर ब्लैक सी में अचानक इतनी बड़ी जंग क्यों शुरू हो गई है? बारूदी विध्वंस में काला सागर क्यों खोलने लगा है? इस पोर्ट युद्ध के पीछे का कारण क्या है? तो अब हम आपको बताते हैं कि काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच पोर्ट युद्ध क्यों शुरू हुआ। दरअसल क्रीमिया से रूसी एयरफोर्स यूक्रेन पर हमला करती है। क्रीमिया में यूक्रेन रूसी एयरबेस को तबाह करना चाहता है। सेवास्तोपोल से रूस की ब्लैक सी फ्लीट यूक्रेन पर हमले करती है। यही वजह है कि यूक्रेन हमला कर ब्लैक सी फ्लीट को शक्तिहीन करने की कोशिश कर रहा है। उधर यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर अमेरिका और नेटो के हथियार पहुंच रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन के एकमात्र पोर्ट को तबाह करना चाहती है। पोर्ट पर पहुंच रहे नेटो के हथियारों को भी नष्ट करने का प्रयास है। रूस ओडेसा पोर्ट को तबाह कर यूक्रेन को समुद्र से काट देना चाहता है। रूस और यूक्रेन में जो पोर्ट युद्ध शुरू हुआ है वो जल्द ही एटमी जंग में बदल सकता है। रूस ओडेसा पोर्ट को इसलिए तबाह कर रहा है क्योंकि यहां अमेरिका और नेटो के हथियार पहुंच रहे हैं, जबकि यूक्रेन सेवास्तोपोल पर हमला कर रूस की ब्लैक सी फ्लीट को जख्म देने की कोशिश कर रहा है। अगर क्रीमिया तबाह हुआ, अगर रूस की ब्लैक सी फ्लीट को बड़ा नुकसान पहुंचा, तो पुतिन और उनकी सेना परमाणु विकल्प आजमा सकती है। पुतिन सेना किसी भी वक्त परमाणु हमले के लिए तैयार है। परमाणु विस्फोट हुआ तो यूरोप विनाश का दरवाजा खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। तो इस धरती पर जंग का एक और नया फ्रंट खुल चुका है। दक्षिण पूर्वी एशिया के दो देशों की जंग शुरू हो चुकी है। ये दो देश हैं थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पुराना सीमा विवाद है, लेकिन इस विवाद के जंग में बदलने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस जंग का प्रायोजक है चीन। चीन को एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना है और इसके लिए वो थाईलैंड का इस्तेमाल कर रहा है। 24 जुलाई की सुबह शुरू हुई जंग में अब तक 10 से ज्यादा आम लोग मारे जा चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे पर MLRS हमले कर रहे हैं। थाईलैंड लड़ाकू विमानों से भी हमले कर रहा है। देखिए इस जंग के शुरू होने के पीछे क्या कारण है और चीन इससे क्या हासिल करना चाहता है। 24 जुलाई की सुबह एशिया में नई जंग शुरू हो गई। ये जंग है थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। कंबोडिया के सैनिक बड़ी तादाद में सीमा पर जमा हुए और हमले शुरू कर दिए। कंबोडियाई सेना ने थाईलैंड पर MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले शुरू कर दिए। थाईलैंड के कई शहरों में तबाही का दौर शुरू हो गया। थाईलैंड के 3 प्रांतों पर कंबोडिया का बारूद बरसने लगा। सीमा के करीब स्कूलों में बच्चों को बंकर में भेजा जाने लगा।
थाईलैंड कंबोडिया की सीमा पर बसे गांवों में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। थाईलैंड की वायु सेना ने कंबोडिया पर हमले शुरू कर दिए। F-16 से फायर किया गया एक बम कंबोडिया के गैस स्टेशन पर गिरा। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पुराना है। इससे पहले मई के महीने में भी दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी, लेकिन तब मामला इतना ज्यादा विध्वंसक नहीं हुआ था। 24 जुलाई की सुबह दोनों देशों की सेनाओं के बीच इन्फेंट्री और आर्टिलरी की जंग शुरू हुई और थाईलैंड की वायुसेना के हमले भी शुरू हो गए। थाईलैंड के सुरीन प्रांत और कंबोडिया के ओडर मेंची प्रांत की सीमा पर विवाद शुरू हुआ। सुबह करीब 7:30 बजे थाईलैंड की टुकड़ी ने ताम ओएन थोम मंदिर के आसपास कंबोडिया का एक ड्रोन देखा। इसी दौरान सीमा पर 6 कंबोडियाई सैनिक थाईलैंड की सीमा में घुसने की कोशिश करते देखे गए। सुबह करीब 8:20 पर कंबोडियाई सेना की ओर से थाईलैंड के एक मिलिट्री पोस्ट पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी गई। ये पोस्ट ताम ओएन थोम मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। करीब 9:40 पर कंबोडिया की ओर से BM-21 रॉकेट लॉन्चर से थाईलैंड के अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाया गया। इन रॉकेटों में से कई थाईलैंड के सिसाकेत प्रांत के एक मंदिर के पास और कुछ रिहायशी इलाकों में गिरे, जिससे भारी नुकसान हुआ। इसके कुछ ही देर बाद सुबह 9:55 पर कंबोडियाई सेना ने थाईलैंड के सुरीन प्रांत के काप छुएंग क्षेत्र में एक और रॉकेट हमला किया, जिससे 3 नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए। सुबह 10:48 पर थाईलैंड ने 6 F-16 विमान जंग में उतार दिए। दोनों देश एक दूसरे पर पहले गोलीबारी का आरोप लगा रहे हैं। गोलीबारी के बाद जंग भड़कती गई और दोनों देशों की सेना 3 प्रांतों में आमने सामने आ गई। दोनों देशों ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया। ये जंग 1000 साल पुराने एक मंदिर पर दावेदारी को लेकर शुरू हुई है। और जिस मंदिर पर विवाद शुरू हुआ वो 1000 साल पुराना प्री विहार मंदिर है। ये 9वीं सदी में बनाया गया एक शिव मंदिर है। इस मंदिर को 9वीं सदी में खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने बनवाया था। ये कंबोडिया के सीमावर्ती प्रांत में है। मंदिर के कुछ हिस्से पर थाईलैंड का दावा है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा उसकी सीमा में आता है। कंबोडिया को 1953 में फ्रांस से आजादी मिली थी। तभी से मंदिर पर दोनों देशों के बीच विवाद छिड़ गया था। कंबोडिया ने इसको 2008 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करा दिया। 2008 से 2011 के बीच दोनों देशों की सेनाओं की कई बार हिंसक झड़पें भी हुई हैं। ये मंदिर कंबोडिया की आमदनी का बड़ा जरिया है। इसे देखने लाखों पर्यटक हर साल कंबोडिया आते हैं। इसके साथ साथ अंकोर वाट जैसे विश्व धरोहरों को देखते हैं। दो देशों का विवाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है और विवाद ही सुपर पावर्स का बाजार बन जाता है। यही इस युद्ध में होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के इन देशों में अमेरिका और चीन अपना अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटे हैं। थाईलैंड को अमेरिका का सामरिक समर्थन है। उसके पास F-16 अमेरिकी लड़ाकू विमान है। कंबोडिया के साथ चीन खड़ा है, जो उसका सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है और सबसे ज्यादा विदेशी निवेश करता है। थाईलैंड अमेरिकी हथियारों का बाजार है। चीन कंबोडिया को अपने हथियार बेचता है, लेकिन चीन के हित दोनों देशों से जुड़े हैं। चीन का OROB यानी वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट दोनों देशों से होकर गुजरता है। चीन चाहता है कि थाईलैंड में अमेरिका का प्रभाव घटाया जाए। चीन ने दोनों देशों से शांति की अपील की है, लेकिन कंबोडिया को जंग के लिए हथियार भी वही दे रहा है। अब तक की रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि जंग कंबोडिया ने शुरू की है और बिना चीन की मदद के कंबोडिया जंग नहीं छेड़ सकता है। सामरिक स्तर पर दोनों देशों की तुलना करें तो कंबोडिया थाईलैंड से बहुत कमजोर है और यही संकेत है कि इतनी कमजोर हालत में भी उसने जंग छेड़ी है, तो इसके पीछे चीन हो सकता है। तो कंबोडिया सिर्फ थल सेना में टैंकों की तुलना में थाईलैंड से आगे है। थाईलैंड के पास 635 टैंक है और कंबोडिया के पास 644। सैन्य वाहन के मोर्चे पर कंबोडिया आगे है। उसके पास 16,935 सैन्य वाहन है थाईलैंड के पास, और कंबोडिया के पास 3,627। सेल्फ प्रोपेल्ड यानी स्वचालित आर्टिलरी में भी थाईलैंड आगे है। उसके पास 50 है और कंबोडिया के पास केवल 30। आर्टिलरी गन्स थाईलैंड के पास 589 हैं और कंबोडिया के पास 430।
MLRS थाईलैंड के पास 463 हैं और कंबोडिया के पास 26। नौसेना के मामले में थाईलैंड के पास 293 युद्धपोत हैं और कंबोडिया के पास मात्र 20। सबमरीन दोनों देशों के पास नहीं है और दोनों देश इस सौदे के लिए चीन के साथ संपर्क में हैं। वायुसेना के मामले में थाईलैंड बहुत आगे है, उसके पास 492 एयरक्राफ्ट हैं और कंबोडिया के पास मात्र 25। थाईलैंड के पास 72 फाइटर जेट है और कंबोडिया के पास एक भी नहीं है। थाईलैंड के पास 258 हेलीकॉप्टर है और इनमें से कुछ अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि कंबोडिया के पास मात्र 23 हैं, जिनमें से एक भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। ऐसे में अगर कंबोडिया जंग छेड़ता है तो उसे हथियार खरीदने होंगे और वो इस मामले में चीन पर निर्भर है। जंग अगर शांत भी होती है तो आने वाले समय में दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा बने रहेंगे। ऐसी हालत में अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। डिफेंस बजट बढ़ाने का मतलब है कि थाईलैंड को या तो अमेरिकी हथियार खरीदने होंगे जो कि महंगे हैं, या फिर चीन से सस्ते हथियार खरीदने होंगे। दूसरी तरफ कंबोडिया को भी हथियार खरीदने होंगे जिससे वो चीन का कर्जदार बनेगा। इससे दोनों देशों में चीन का वर्चस्व बढ़ना तय है। इसीलिए जिनपिंग युद्ध के प्रायोजक हैं ताकि आपदा को अवसर में बदला जा सके। यूरोप में हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि नेटो ने यूक्रेन को बारूद सप्लाई बढ़ा दी है। साथ ही यूक्रेन के लिए सुरक्षा चक्र बनाया जा रहा है। बौखलाए रूस ने भी लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे नेटो पलटवार करे तो भारी तबाही मचाई जा सके। अब रूस 4 फ्रंट पर युद्धाभ्यास कर रहा है। बाल्टिक से आर्कटिक तक वॉरशिप आग उगल रहे हैं। यह अमेरिका को रूस का अल्टीमेटम है। यूक्रेन की सैन्य मदद करने की कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। अगर बात आगे बढ़ी तो रूस परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। युद्ध में यूक्रेन की वापसी हो चुकी है। उसके पीछे वजह है यूक्रेन का बारूदी रिचार्ज। अभी तक अमेरिका को छोड़कर दूसरे नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही युद्ध विराम की कोशिशों को झटका लगा, ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। अब अमेरिका ने यूरोप में दोहरी चाल चली है। एक तरफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, डिफेंस सिस्टम देने के लिए ट्रंप तैयार हो गए हैं। ऐसे में रूस का बौखलाना तय है। इसके लिए अमेरिका ने नेटो से रूस के पास मिलिट्री बेस तैयार करने को कहा है, जिससे वहां एटमी हथियारों की तैनाती की जा सके। जबकि इससे पहले अमेरिका ब्रिटेन में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर चुका है। अमेरिका ने परमाणु बम ब्रिटेन भेजे थे, जिससे रूस ने धमकी दी थी। लेकिन अब रूस के पास भी अमेरिका एटमी हथियारों की तैनाती करेगा तो पुतिन का पारा बढ़ना तय है। इसलिए रूस बड़ा सुरक्षा चक्रव्यूह बनाने जा रहा है। काला सागर, बाल्टिक सागर के बाद रूस ने अटलांटिक, पैसिफिक और आर्कटिक में वॉरशिप तैनात किए हैं। बाल्टिक और काला सागर में रूस का जंगी बेड़ा पहले से ही तैनात है, जबकि पैसिफिक में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने जा रहा है। इसके अलावा अटलांटिक और आर्कटिक सी में वॉरशिप के अलावा रूस न्यूक्लियर सबमरीन लगा रहा है। यानी रूस ये बता रहा है कि अगर अमेरिका एटमी कंटेनर भेजकर रूस को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है तो रूस भी अमेरिका की घेराबंदी के लिए समंदर में बड़ा जाल बिछा रहा है, जहां से वो कभी भी अमेरिकी शहरों को टारगेट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने संकेत भी दे दिया है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अलास्का में रूसी बॉम्बर ने उड़ान भरी, जबकि आर्कटिक में उसने ड्रिल शुरू की। इसी तरह बाल्टिक में उसने कैलिनिनग्राद के पास सुरक्षा घेरा बना लिया है। साथ ही कैस्पियन सागर में ईरान के साथ वॉर ड्रिल कर चुका है। यानी जल थल नभ में एक साथ रूस ड्रिल कर रहा है, जो सीधे तौर पर नेटो को चैलेंज है।
रूस की तैयारी यहीं तक नहीं है। अरब में ईरान से गठबंधन करके वहां अमेरिका को चुनौती देने जा रहा है, जबकि चीन के साथ दोस्ती को मजबूत कर रहा है। दोनों साथ में साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। ये पुतिन का आक्रोश है जो अब दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन को हथियार देकर अमेरिका ने रूस को सीधा चैलेंज किया है। इसका जवाब देने के लिए रूस फ्रंट फुट पर आ चुका है। और अमेरिका रूस के पास बेस बनाकर एटमी हथियार तैनात कर सकता है। पहला बाल्टिक देश एस्टोनिया है, जिसकी सरहद रूस से लगती है। मॉस्को से उसकी दूरी 860 किलोमीटर है, जबकि दूसरा बाल्टिक देश जो है उसकी मॉस्को से दूरी 850 किलोमीटर है। इसी तरह तीसरे बाल्टिक देश लिथुआनिया में नेटो का बेस है, जिसकी मॉस्को से दूरी 790 किलोमीटर है। पोलैंड में अमेरिका ने परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जो मॉस्को से 1150 किलोमीटर दूर है। इसी तरह नॉर्वे बेस से मॉस्को 1392 किलोमीटर दूर पड़ता है, जबकि रोमानिया में भी सैन्य ठिकाना अमेरिका बना रहा है। यहां से 1330 किलोमीटर दूर मॉस्को पर हमला किया जा सकता है। फिनलैंड और रूस का बॉर्डर आपस में लगा हुआ है। फिनलैंड से क्रेमलिन की दूरी 1300 किलोमीटर है। इसी तरह बुल्गारिया के बेस से भी 1630 किलोमीटर दूर मॉस्को पर अमेरिका हमला कर सकता है। अमेरिका ने जैसे ही यूरोप में एटमी हथियारों की तैनाती का ऐलान किया, उसके तुरंत बाद रूस ने भी संकेत दे दिया कि वो न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका तक तबाही मचा सकता है। रूस ने Tu-95 बॉम्बर्स बेरिंग सी के ऊपर भेज दिए, जो अलास्का महासागर तक पहुंचे और अमेरिका के एयर स्पेस के एकदम नजदीक थे। बॉम्बर्स की आसमान में रिफ्यूलिंग की गई। रूसी फाइटर क्राफ्ट के अलास्का ओशन तक पहुंचने पर अमेरिका ने एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि रूस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि रूस एक साथ 4 जगहों पर नेवल ड्रिल करके अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर में वॉर ड्रिल चल रही है, जबकि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर में रूसी बेड़े पहुंच गए हैं। इन चारों एक्सरसाइज में 15,000 सैनिक शामिल हैं। 150 वॉरशिप के अलावा 120 एयरक्राफ्ट और 10 कोस्टल मिसाइल सिस्टम से युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जबकि मिलिट्री इक्विपमेंट की 150 यूनिट भी लगाई गई है। और चारों जगहों पर युद्धाभ्यास का फैसला अचानक लिया गया, जो बड़े टकराव का इशारा कर रहा है। पेंटागन का इनपुट है कि अमेरिका द्वारा एटमी हथियार ब्रिटेन भेजने के बाद रूस अब आर्कटिक में परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा तैनाती आर्कटिक में की जा रही है। खास तौर से कोला प्रायद्वीप की घेराबंदी की जा रही है। रूस इसी जगह पर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। अमेरिका भी टोही विमान से आर्कटिक में निगरानी रख रहा है, लेकिन रूस की अगली चाल क्या होगी, ये टॉप सीक्रेट है। लेकिन इतना तय है कि रूस अगला टारगेट तभी फिक्स करेगा जब तक यूक्रेन का खात्मा ना कर दे। इसलिए अगस्त में यूक्रेन का सरेंडर कराने की पूरी तैयारी रूस कर रहा है। उसके बाद बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। इसी वजह से बाल्टिक सागर में रूस ने तैनाती बढ़ाई है, जबकि कैलिनिनग्राद को वॉर रेडी कर दिया है। इस बीच बेलारूस ने भी ज़ेपार्ड 2025 वॉर ड्रिल का ऐलान कर दिया है, जिसे पोलैंड बॉर्डर पर करने जा रहा है। यानी रूस के टारगेट पर पोलैंड भी है, क्योंकि पोलैंड रूट से यूक्रेन हथियार भेजे जाते हैं। रूस बारूद सप्लाई के रूट को तबाह करेगा। इसी दौरान बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। अगर नेटो ने पलटवार किया तो आर्कटिक और अलास्का में मौजूद सबमरीन से अमेरिका को रूस टारगेट करेगा। यानी आने वाले दिनों में यूरोप में बड़ी तबाही का अलार्म बज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। पुतिन जैसा बहुत पहले से चाहते थे, वैसा ही अब यूक्रेन में हो रहा है।
जेलेंस्की ने भ्रष्टाचार को लेकर नया कानून बनाया और इसी के साथ जेलेंस्की के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। अब रूस इस मौके का पूरा फायदा उठाने में जुट गया है। यूक्रेन के भीतर उथल पुथल के बीच रूस यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है। खुफिया एजेंसी ने जेलेंस्की को चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन में विरोधियों को उकसाकर तख्ता पलट की कोशिश में जुट गया है। जेलेंस्की के लिए नई चुनौती है। फ्रंट लाइन पर जंग की नीति बनाए या फिर देश की सड़कों पर मौजूद इस भीड़ से निपटे। एक तरफ रूस मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है तो दूसरी तरफ राजधानी कीव समेत कई इलाकों में भीड़ सरकार विरोधी नारे लगा रही है। यूक्रेन में प्रदर्शनों की शुरुआत के बीच रूस की दो नई रणनीति के संकेत मिले हैं। पहला ये कि यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जा किया जाए, दूसरा ये कि यूक्रेन को और अस्थिर करने की कोशिश की जाए। अब यूक्रेन की सेना और खुफिया एजेंसी दोनों ने नए सिरे से मोर्चा संभाल लिया है। पहले रूसी सेना के एक्शन के बारे में जान लीजिए। रूस की सेना ने नए इलाकों पर निशाना साधा है। रूस की सेना ने सूमी में कब्जा अभियान तेज कर दिया है। चेरकासी में हमलों की शुरुआत कर दी गई है। माइकोलेव में भी रूस ने कब्जा मिशन की शुरुआत कर दी है। चेरकासी में रूस ने इस्कंदर के क्रूज मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद चेरकासी के कई इलाकों में आग लग गई। चेरकासी के रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया। चेरकासी में 6 लोगों को अस्पताल भेजा गया। मिसाइल हमलों से 20 से अधिक इमारतें नष्ट हो गई। यूक्रेन में सरकार इस वक्त विरोध प्रदर्शनों से निपटने की रणनीति बना रही है, तो वहीं रूसी सेना ने इसका फायदा उठाते हुए सूमी में बड़ा हमला कर दिया, जिसके बाद यूक्रेनी सेना को न सिर्फ बहुत बड़ा नुकसान हुआ बल्कि एक बड़ा इलाका भी रूस के कब्जे में चला गया। रूसी सेना ने सूमी के वाराचीनो इलाके पर कब्जा कर लिया है। सूमी में 24 घंटे में 405 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के एमएलआरएस, हॉवित्जर और कई वाहनों को नष्ट कर दिया गया है। मिकोलेव में भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए, जिसकी वजह से बड़ी तबाही हुई है। ओडेसा में रूसी हमलों की वजह से कई जगहों पर आग लग गई। रूस की सेना एक तरफ कब्जे का मिशन चला रही है तो दूसरी तरफ रूसी खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कीव से सबसे पहले प्रदर्शनों की शुरुआत हुई थी, उसके बाद ओडेसा में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रिब्न से भी विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें आई हैं। खमेलनित्स्की में भी लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। खार्किव और ज़ाइटोमीर में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस की एजेंसियों की वजह से विरोध प्रदर्शन और ज्यादा भड़क रहा है। रूस इस हालात का फायदा उठाना चाहता है। दावा है कि रूस जेलेंस्की सरकार की छवि खराब कर रहा है।
यूक्रेन को विदेशी सहायता रुकवाने की कोशिश है। खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस देश को अस्थिर करने की कोशिश कर सकता है। यूक्रेन में विरोध की वजह एक नया कानून है। रूस के साथ युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेन में कभी इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों की शुरुआत नहीं हुई। यूक्रेन के लोगों की नाराजगी की वजह है यूक्रेन में बनाया गया एक नया कानून। मंगलवार को यूक्रेन में एक नया विधेयक पास किया गया। यूक्रेन में भ्रष्टाचार की जांच के लिए NAPU और SAPO नाम की संस्था है। अब भ्रष्टाचार के मामलों की जांच राष्ट्रपति कार्यालय के जरिए होगी, यानी इन दोनों संस्थाओं की आजादी को खत्म कर दिया गया है। यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से भ्रष्टाचार के कई मामलों का पर्दाफाश हुआ है। कई मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ जांच चल रही है। लोगों को लग रहा है कि ज़ेलेंस्की अपनी पार्टी और समर्थकों को बचाने के लिए नया कानून लेकर आए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का दावा है कि भ्रष्टाचार निरोधक संस्था में रूस की दखल पड़ रही थी। За цей день зараз в Туреччині вже тривають зустрічі нашої команди. Початок з турецькою стороною в Анкарі, ключові безпекові речі, які так важливі для наших країн. ज़ेलेंस्की यूक्रेन के विभागों में रूस की दखल की बात ऐसे नहीं कर रहे हैं। सोमवार को यूक्रेन में भ्रष्टाचार निरोधी शाखा में छापेमारी की गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से एक अफसर को गिरफ्तार किया गया। अफसर को रूसी एजेंसी से संबंध रखने के आरोप में पकड़ा गया। शक है कि रूस की वजह से भ्रष्टाचार की जांच सही तरीके से नहीं हो रही। अब ज़ेलेंस्की को डर है कि रूस इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट भी कराया जा सकता है। रूस बहुत पहले से ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने की कोशिश में है। रूस को उम्मीद है कि नई सरकार से समझौता करना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और मध्य पूर्व में सुलगी बारूदी चिंगारी अब जल्द ही ज्वाला में बदल सकती है, वो भी ऐसी ज्वाला में जिसमें एक तरफ अमेरिका और इजरायल होंगे और दूसरी तरफ ईरान के साथ चीन और रूस। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे जंग का ऐलान कर दिया है, तो वही जंगी मोर्चे पर अमेरिका से टकराव का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। अब यह टकराव संकेत क्या दे रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। अमेरिका और इजरायल के अलायंस ने ईरान के लिए जिस संकट को खड़ा किया है, उस संकट को टालने के लिए ईरान ने अब ऐसे कदम उठाने की तैयारी कर ली है जो इजरायल की वॉर स्ट्रैटेजी का तोड़ बन सकती है। इस बार ईरान ऑफेंसिव डिफेंस की नीति पर आगे बढ़ रहा है, जिसका प्रमाण है ईरान के राष्ट्रपति का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान के मुताबिक इजरायल के किसी भी ऑपरेशन के लिए ईरान तैयार है। हमारी सेना कब्जे वाले क्षेत्र पर हमले के लिए तैयार है। दरअसल ये इजरायल और अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी है, जिसमें इजरायल पर हमले की तैयारी का दावा है। क्योंकि 48 घंटे के अंदर ईरान हमला करने वाला है। क्या ईरान अब इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा? क्या ईरान ने यूएस से मुकाबले की तैयारी कर ली है? इन सवालों का जवाब हाल ही में ईरान की तरफ से महसूस हुई हलचल देते हैं, वो हलचल जिसे युद्ध का ट्रेलर भी कहा जा सकता है। यूएस से टकराने की तैयारी ईरान ने ट्रेलर किया जारी। समुद्र में आगे बढ़ रहा यह युद्धपोत अमेरिकी नौसेना का है और आसमान से जिस हेलीकॉप्टर से इस पोत को रास्ता बदलने की चेतावनी दी जा रही है वो ईरान का है। दरअसल अमेरिकी DDG फिट्जगेराल्ड डिस्ट्रॉयर ओमान सागर में आगे बढ़ रहा था, तभी ईरानी कोस्ट के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरकर इस डिस्ट्रॉयर को रोक लिया। ईरान की समुद्री सीमा में दाखिल होने पर बारूद से उड़ाने की धमकी दी गई और ईरान की इस चेतावनी के बाद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने रास्ता बदल लिया।
हालांकि ये ईरान की क्षेत्रीय अखंडता का सवाल है, इसलिए अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को रास्ता बदलना ही था। लेकिन माना जा रहा है कि यही टकराव अगले कुछ घंटों में युद्ध में बदल सकता है। ये दावा सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि पजेश्कियान ने युद्ध की चेतावनी दी है, बल्कि इसके पीछे ईरान की मजबूती है। दावे के तहत रूस और चीन ने ईरान को पूरा समर्थन दे दिया है। रूस और चीन परमाणु मुद्दे पर ईरान के साथ खुलकर आ गए हैं और इस समर्थन की वजह है रूस, चीन और ईरान पर लगे प्रतिबंध। यही प्रतिबंधित साझेदारी अब रणनीतिक साझेदारी में बदलती नजर आ रही है, जिसे ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गारिबाबादी ने शब्दों में गढ़ दिया है। उनके मुताबिक चीन और रूस के साथ ईरान के अच्छे संबंध हैं। इन संबंधों को रणनीतिक संबंध कहा जा सकता है। रूस के साथ ईरान की रणनीतिक साझेदारी संधि भी है। यह बयान बताता है कि अब रूस और चीन ने ईरान के हौसलों को नई उड़ान दे दी है। यानी ईरान अगर अब युद्ध में उतरता है तो वो अकेला नहीं होगा, बल्कि रूस और चीन भी उसके साथ होंगे, जिससे प्रामाणिकता देता है ईरान का IAEA के लिए जारी बयान, जिसमें कहा गया है कि ईरान IAEA की तकनीकी टीम के दौरे पर सहमत है। हम नए तौर तरीकों पर IAEA की टीम को वार्ता के लिए आने दे सकते हैं, लेकिन ईरान IAEA की टीम को परमाणु स्थलों पर जाने नहीं देगा। अब प्रश्न यह है कि जब ईरान के लिए विकल्प खुल चुके हैं तो फिर अमेरिका किस रणनीति पर आगे बढ़ेगा? युद्ध या भविष्य में हालात अपने पक्ष में होने तक इंतजार करेगा? इस प्रश्न का उत्तर आर्मीनिया की हलचल से मिलता है। आर्मीनिया ने अपने क्षेत्र को अमेरिकी नियंत्रण में देने की तैयारी कर ली है। इस क्षेत्र में अजरबैजान तक एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा ताकि दक्षिण आर्मीनिया से अजरबैजान के नखचिवन क्षेत्र जुड़ जाएं और टकराव को टालने के लिए यहां 1000 PMC के सैनिकों की तैनाती भी होगी। यानी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अमेरिका ऐसी जगह पर होगा जहां से ईरान की उत्तरी सीमा पर खतरा बढ़ जाएगा और रूस को चुनौती देना भी आसान हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका की तैयारी भविष्य में ईरान पर चौतरफा हमले की स्थिति बनाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने एक महिला को नेतन्याहू की हत्या की प्लानिंग करने के आरोप में पकड़ा है। माना जा रहा है कि पकड़ी गई महिला ईरानी एजेंसी से जुड़ी हो सकती है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ईरानी प्रॉक्सी और खुद ईरान इजराइल के PM नेतन्याहू के दुश्मन बेहद खतरनाक और ताकतवर हैं। नेतन्याहू को खत्म करने के लिए दुनिया के कई इलाकों में लगातार प्लानिंग तैयार होती रहती है। कई दुश्मन एक साथ मौके की तलाश में हैं और माना जाता है कि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को मात देकर नेतन्याहू की हत्या की कोशिश किसी भी वक्त हो सकती है। इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेत ने नेतन्याहू की हत्या के एक और प्लान को नाकाम कर दिया है। इजरायल में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला विस्फोटक से नेतन्याहू की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। 15 दिनों में आरोपी महिला को 2 बार गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला विस्फोट जुटाने की कोशिश में थी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी। महिला PM नेतन्याहू को क्यों मारना चाहती थी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि माना जा रहा है कि महिला ईरान की एजेंसियों से जुड़ी हो सकती है। मोसाद ने ईरान में कई सैन्य कमांडर की हत्या की थी।
मोसाद ने कई वैज्ञानिकों को भी मार दिया था। अब ईरानी खुफिया एजेंसी इसका बदला लेना चाहती है। नेतन्याहू पर अब तक कई बार हमले हो चुके हैं। पिछले साल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर की ओर 2 फ्लैश बम फेंके गए थे जो बागीचे में गिरे थे। इससे पहले अक्टूबर में पीएम नेतन्याहू के घर की ओर एक ड्रोन लॉन्च किया गया था जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इन कोशिशों के बाद ही नेतन्याहू की सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी। खुफिया एजेंसी शिन बेट पीएम के विरोधियों पर नजर रखती है। विरोध प्रदर्शन के हर वीडियो की गहन जांच की जाती है। पीएम के बारे में जानकारी जुटाने वालों से पूछताछ होती है। शिन बेट का काम इजरायल के भीतर आतंकवाद जैसी घटनाओं को रोकना है और शिन बेट की मुस्तैदी की वजह से ही पीएम नेतन्याहू पर हमले का प्लान बनाने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और गाजा निवासियों के लिए इजरायल एक ऐसा संकट बन गया है जिसमें फिलिस्तीनियों को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अगर बारूद से बचें तो भी भूख से मौत तय है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा की स्थिति, युद्ध और भूखमरी। हमास के खिलाफ इजरायल की जंग ने गाजा के निवासियों को उस राह पर खड़ा कर दिया है जहां उनके पास 2 ही विकल्प रह गए हैं। ये विकल्प हैं विस्थापन या मौत। मौत अगर इजरायली बारूद से नहीं होगी तो उनकी जान ले लेगी पेट की भूख। दरअसल बंधक संकट के लिए और हमास के खिलाफ इजरायल 1.5 साल से भी ज्यादा समय से सैन्य ऑपरेशन कर रहा है और इसी सैन्य ऑपरेशन ने गाजा को तबाह कर दिया है। फिलिस्तीनियों के लिए उत्पादन करना या खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है, जिससे गाजा में उनकी जिंदगी जीते जी नर्क बन गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 111 लोग भूख के कारण जान गंवा चुके हैं। जान गंवाने वाले इन लोगों में 80 संख्या बच्चों की है और 21 वयस्क भी भूखमरी की वजह से मौत के शिकार हुए हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशंस लगातार गाजा में रहने वाले लोगों के लिए सहायता भेज रहा है। लेकिन दावा है कि यह सहायता भी इजरायली बारूद के शिकार होने वालों का आंकड़ा बढ़ा रही है। इस बारे में एक न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए बताया है कि 22 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की तरफ से गाजा में सहायता पहुंची थी, लेकिन जिस समय लोग खाने की सामग्री ले रहे थे तभी इजरायली सेना ने हमला कर दिया और इजरायली सेना के इस हमले में 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। यानी इजरायली सेना गाजा निवासियों को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी मदद भी लेने नहीं दे रही है, जिसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि गाजा पहुंच रही सहायता पर हमास कब्जा कर रहा है और इस सहायता सामग्री के दम पर ही हमास जंग लड़ रहा है। मुमकिन है कि इजरायल का दावा सच भी हो, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि इजरायल के इस कदम से ज्यादा नुकसान आम फिलिस्तीनियों को हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 में अब तक भूखमरी से 46 मौत हुई है। इसके अलावा भूख और कुपोषण के शिकार लोगों के आंकड़े भी पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। और हैरानी की बात है कि इस अमानवीयता को इजरायल यहूदियों के हित में देखता है। यहां तक कि यहूदियों के धर्म गुरु भी यही मानते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि गाजा के लोगों को मारना इजरायली सैनिक और सरकार उस आदेश का पालन मानते हैं जो उन्हें धर्म देता है। फिर वो कीमत अमानवीय ही क्यों ना हो, लेकिन इसका असर यह है कि अब गाजा में रहने वाले नर्क जैसा अनुभव कर रहे हैं।
सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार यहाँ बच्चे हैं, जिन्हें भूख से मरते देखना उनके परिवार के लिए सबसे बड़ा दर्द है। गाजा में बुजुर्गों के लिए भी भूख सबसे बड़ा संकट बन गया है। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति यह है कि खाद्य सामग्री पर इजरायली सैनिकों ने नजर जमा रखी है। जैसे ही सहायता प्राप्त करने वाले लोगों की भीड़ जुटती है, इजरायली सेना उन पर हमला कर देती है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने की आशंका है। यानी गाजा की तबाही और गाजा के लोगों की मौत का कारण अब भूखमरी बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।